मोहन अपनी पत्नी मंजू और बेटी रीना के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहा करता था। मोहन अपने ही खेत में काम किया करता और लोगों से भी काम करवाया करता। मोहन बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, जिस कारण से उसका परिवार हंसी खुशी से रहता था। वह अपने बीवी बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। लेकिन इस हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नज़र लग गई। अब मंजू और मोहन के बीच छोटी छोटी बात में झगड़ा होने लगा था। माता पिता को इस तरह से लड़ते देख रीना बहुत उदास हो जाती थी। रीना बेचारी यही सोचती कि कल तक मेरे माता पिता कितने प्यार से रहते थे, मुझसे इतना प्यार करते थे, अब क्या हो गया है, हर वक्त लड़ाई होती रहती है। ये जो कुछ भी हो रहा था वो मोहन के गलत संगत का असर था, क्योंकि मोहन को अपने बुरे दोस्तों के साथ रहकर अब पीने की लत लग गई थी। वह उन लोगों के साथ जुआ खेलता और सारा पैसा बर्बाद कर देता। जब भी घर वह जाता नशे में धुत होता। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में खूब झगड़ा होने लगा था। एक दिन की बात है, पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा आज मंजू से मिलती है। मंजू से मिलकर उसे बहुत समझाती भी है। मंजू, क्या हो गया है मोहन को? उसे तू समझाती नहीं क्या? बिटिया अब बड़ी हो रही है। पहले किस तरह से तुम हंसी खुशी से रहते थे, अब देखो गलत संगत में पड़ गया है। वो सारी पैसे भी बर्बाद कर दिया करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जुआ खेलते हुए देखा है। अब तो वो पीने भी लगा है। तुम समझाओ, नहीं तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। बुरे संगत का असर बुरा होता है। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए ये सब बातें तुम्हें समझा रही हूँ। मंजू ये सारी बातें सुन बहुत दुखी हो जाती है और अब उसे यकीन हो गया था कि उसका पति जुआ खेलने लगा है। मोहन के घर आते ही मंजू उसे समझाने लगती है। देखिए जी, ये जो आप कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। आज तक तो मैं ही सब सहती आ रही हूँ, लेकिन अब गांव के लोगों को भी पता चल गया है। सुमित्रा काकी कह रही थी पति को समझाओ, गलत के संगत में रहेगा तो गलत हो जाएगा। और हमारी बिटिया भी तो अब बड़ी हो रही है, उसके भविष्य के बारे में भी हमें सोचना है। आप ये सब करेंगी तो कैसे होगा? ए मंजू, आजकल तेरी जुबान बहुत चल रही है। अपने काम से काम का मतलब रखा कर। तुझे किसी चीज़ की कमी हो रही है, मैं किसी चीज़ की कमी होने दे रहा हूँ? तो तू अपना मुंह बंद रख। मैं क्या करता हूँ, किससे दोस्ती रखता हूँ, ये जानने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमारी बच्ची बड़ी हो रही है। अपने घर का, अपने परिवार का फिक्र करो। उन नशेड़ियों के साथ क्यों रहते हो तुम? मंजू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के मोहन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने लगता है। बेचारी मंजू वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। उसके सर में गहरी चोट आती है, जिस कारण से वह मर जाती है। उसे मरा हुआ देख मोहन डर जाता है। अब वह सोचने लगता है, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो फंस जाऊँगा। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन मारा है। यही सोचकर मोहन वहाँ से चला जाता है, अपनी पत्नी को मरा हुआ छोड़कर। इधर रीना जब खेलकर घर वापस आती है तो अपनी माँ को इस तरह पड़े हुए देखकर उसे बहुत उठाती है। माँ, उठो ना माँ, क्या हुआ आपको? मुझसे बातें करो माँ, क्या हुआ है? उठो ना माँ, आप कैसे गिर गई माँ? माँ, आप उठती क्यों नहीं? मुझसे बात कीजिए माँ, आपको क्या हो गया? रीना अपनी माँ को इस तरह गिरे पड़े देखकर बहुत उठाती है, लेकिन माँ नहीं उठती है। फिर रीना जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को इस तरह रोता तड़पता देख मंजू की आत्मा भी तड़प उठती है और कहती है, रीना मेरी बच्ची, मत रो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी मेरी बच्ची। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम आवाज़ देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ। तुम रोना नहीं, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगी। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती मेरी बच्ची, तुम रोना नहीं बस। माँ, आप तो मर गई, फिर मुझसे बातें कैसे कर रही हो? आपको किसने मारा माँ? मंजू की आत्मा उसे बताती है कि वो मर गई है, लेकिन उसकी माँ की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी जब तक उसकी बेटी को ज़रूरत हो।
इतना कहकर वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। रीना के रोने की आवाज़ सुन गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रीना को चुप कराते हैं। वे लोग मंजू का अंतिम संस्कार करते हैं। बेचारी रीना अब अकेली रह जाती है। आज रीना को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वह अपनी माँ को याद कर बहुत रो रही थी। माँ, अब कहाँ है माँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है माँ। मुझे कुछ खाने को दे दो माँ। मैं बहुत भूखी हूँ। मैं आपके बिना कैसे रहूँगी माँ? आप आ जाइए कहीं से भी माँ। रीना रो रो कर ये सब कह ही रही थी, तभी उसकी माँ आ जाती है और उससे कहती है, मेरी बच्ची मुझे याद कर रही थी। देखो मैं अपनी बच्ची के पास आ गई। तुम्हें भूख लगा है ना बेटा? देखो मैं तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। तुम अब इसे पेट भर के खा लो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मेरी बच्ची। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल करूंगी कि तुम इस दुनिया में अकेले जी सको। तुम्हारी माँ है तुम्हारे पास। तुम्हें किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज़ खाना ला कर दिया करूँगी। तुम खाना और स्कूल भी जाना। रीना, मैं सोच रही हूँ डोसा और इडली का एक ठेला लगा लूँ और उससे जो पैसे आएंगे उससे तुम्हारा अच्छे से देखभाल हो जाएगा। लेकिन मैं इस गांव में नहीं लगा सकती क्योंकि यहाँ सभी को मालूम है मैं मर गई हूँ। इसलिए मैं दूसरे गांव में जाकर लगाऊंगी। यही सोचकर मंजू गांव से दूर शहर जाने वाले रास्ते में अपना एक ठेला लगाती है जिसमें वो डोसा, इडली, सांभर बेचा करती है। आज मंजू का पहला दिन था। वह चिल्लाती है, डोसा ले लो, इडली ले लो, 10 रुपये प्लेट, 10 रुपये प्लेट। बहुत ही स्वादिष्ट है, खाकर देखो, बहुत मज़ा आएगा। डोसा ले लो। मंजू की आवाज़ सुन के कॉलेज की कुछ लड़कियां डोसा खाने के लिए चली आती हैं। डोसा खा के उन्हें डोसा बहुत पसंद आता है। वह बहुत तारीफ करती हैं। अरे वाह आंटी, आपका डोसा तो वाकई में बहुत टेस्टी है। हमें तो बहुत पसंद आया। आप रोज़ यहाँ आया कीजिए। देख लीजिएगा, आपके डोसे और इडली कॉलेज के बच्चों को बहुत पसंद आएगी। उसे अपनी तारीफ सुन मंजू को बहुत अच्छा लगता है कि सभी को उनका बनाया हुआ डोसा, इडली, सांभर बहुत पसंद आ रहा है। अब मंजू के ग्राहक भी बढ़ने लगे थे क्योंकि मंजू का बनाया हुआ इडली, डोसा, सांभर सभी को बहुत पसंद आ रहा था। अब तो मंजू की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वह अब अपनी बेटी को अच्छे स्कूलों में दाखिला भी करा देती है। धीरे धीरे मंजू चुड़ैल का रूप ले लेती है, लेकिन उसका असली चेहरा किसी को नजर नहीं आता। उसे तो मानव रूप भी दिखाई देता है। मंजू का असली रूप उसकी बेटी रीना ही देख सकती थी। बाकी ग्राहकों को वो मंजू ही दिखाई देती थी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और अब रीना भी बड़ी हो चुकी थी। मंजू ने अच्छी खासी कमाई भी कर ली थी। मंजू रीना के लिए एक बड़ा सा घर खरीदती है। रीना का एक दोस्त था अनिल, जो बहुत ही अच्छा और साफ दिल लड़का था। वह बचपन से रीना का साथ देता आया। अब दोनों कॉलेज में साथ पढ़े और दोनों की एक ही कंपनी में जॉब भी लग गई थी। बेटा रीना, अब मेरे जाने का समय आ गया है बेटा। अनिल एक बहुत अच्छा लड़का है, दिल का बहुत साफ। तुम्हें वो कभी धोखा नहीं देगा। तुम अनिल से शादी कर लेना, तुम बहुत खुश रहोगी। अब तुम्हें संभालने के लिए अनिल आ गया है। अब मुझे जाना होगा बेटा। अब तुम इस काबिल हो गई कि मेरे बिना जी सकती हो। अपनी माँ की बात सुन रीना कहती है, नहीं मम्मी, आप मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मुझे छोड़कर मत जाइए मम्मी, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। रीना कभी भी नहीं चाहते थे कि उसकी माँ उसके पास से जाए, लेकिन वह कब तक रह सकती थी। उसे एक न एक दिन तो जाना था। अचानक से वह गायब हो जाती है। रीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अनिल उसे समझाता है कि आखिर माँ कब तक रहती। इतने दिनों से माँ को मुक्ति नहीं मिली थी क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर जाए। माँ ने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा दी। अब उन्हें मुक्ति मिली है। तुम इस तरह आंसू मत बहाओ। अनिल के समझाने पर रीना भी अब समझ जाती है कि वाकई में अनिल सही कह रहा है। इतने दिनों के बाद तो माँ को मुक्ति मिली है। हाँ अनिल, तुम तो सही कह रहे हो। माँ तो कब की मर गई, लेकिन मुक्ति उन्हें कभी नहीं मिली क्योंकि मैं छोटी थी ना। माँ मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जाना चाहती थी। माँ तो माँ होती है।
मरकर भी वो अपने बच्चों का भला चाहती है और आखिर माँ ने वही किया, मुझे इस काबिल बना दिया। माँ को मुक्ति मिल गई, यही बहुत खुशी की बात है। अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। अब रीना और अनिल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।